एक ऐसा ठग जिसने 3 बार ताजमहल, 2 बार लाल किला और 1 बार संसद भवन को बेच दिया। ये कभी बिजनेस टाइकून बना तो कभी सरकारी अधिकारी, लेकिन असली पहचान छुपाए रखी। इसके सिग्नेचर कॉपी करने की कला ने इसे करोड़ों की ठगी करने में मदद की। कैसे इसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सिग्नेचर से प्रॉफिट कमाया? क्यों पुलिस इसे सालों तक नहीं पकड़ पाई? और 1996 में कैसे ये पुलिस के हाथ से रेत की तरह फिसल गया और कभी सामने नहीं आया? क्यों कहते हैं इसे ठग ऑफ हिंदुस्तान? और कैसे इसने अपने खेतों की जुताई पुलिस से करवाई, चलिए जानते हैं। एक शख्स विदेशी घड़ी, महंगा सूट और हाथ में एक सरकारी फाइल लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स के एक ग्रुप के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि वो एक रसूखदार सरकारी वित्त अधिकारी है और इस समय भारत सरकार भारी कर्ज से जूझ रही है। इसलिए देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए सरकार ने अपनी कुछ ऐतिहासिक संपत्तियों को लीज पर देने या बेचने का गुप्त फैसला किया है। उसने बहुत रहस्यमयी आवाज में कहा, यह डील टॉप सीक्रेट है, अगर बाहर आई तो देश में दंगे हो जाएंगे, इसलिए हम इसे चुपचाप कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स को यकीन दिलाने के लिए उसने एक फाइल से एक सेल डीड यानी बिक्री पत्र भी दिखाया, जिस पर हूबहू भारत के राष्ट्रपति के सिग्नेचर थे, जिससे इन्वेस्टर्स को उस पर भरोसा हो गया और उन्होंने संसद भवन को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए दे दिए। इस शख्स ने पैसे ली और एक नकली रसीद देते हुए कहा, कल सुबह चाबियां और अधिकार पत्र मिल जाएंगे। लेकिन अगली सुबह जब इन्वेस्टर्स संसद भवन पर कब्जा करने आए, तब उन्हें पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। ना तो उनके हाथ उनकी रकम आई और ना ही मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव, जिसे दुनिया भारत का सबसे बड़ा ठग नटवरलाल कहती है, जिसकी रगों में खून के साथ साथ ठगी, धोखा और चालाकी दौड़ती थी और वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने में बचपन से माहिर था। नटवरलाल उर्फ मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव का जन्म 1912 में बिहार के सीवान जिले के बांगरा गांव में हुआ था, उसी जीरादोई गांव के पास जहां से भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ताल्लुक रखते थे। यानी एक तरफ बिहार का गौरव पनपा तो दूसरी तरफ ठगी का बादशाह, जिसके पिता गांव में सम्मानित शख्सियत माने जाते थे और पेशे से एक स्टेशन मास्टर थे, साथ ही कई जमीनों के मालिक भी। इसलिए घर में कोई कमी नहीं थी। पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बने, इसलिए उन्होंने नज़दीकी स्कूल में मिथिलेश का दाखिला करा दिया। लेकिन मिथिलेश का मन पढ़ाई से ज्यादा फुटबॉल और शतरंज में लगता था। इससे आप समझ सकते हैं कि मिथिलेश बचपन से ही कितना शार्प माइंडेड था, जिसने शतरंज के जरिए सीखा कि दूसरों को कैसे हराना है और उसका पहला शिकार बने खुद उसके पड़ोसी साहब, जो अक्सर बैंक के कामकाज के लिए मिथिलेश को अपने साथ ले जाते थे। ड्राफ्ट जमा करना हो या कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना, इन सब में मिथिलेश की इन्वॉल्वमेंट होती थी। एक दिन जब मिथिलेश ने ध्यान से कागज पर सहाय के सिग्नेचर देखे तो उसे एहसास हुआ कि ऐसे सिग्नेचर करना उसके बाएं हाथ का खेल है। जब वो ड्राफ्ट लेकर बैंक पहुंचा तब भी एम्प्लॉय ने सिग्नेचर पर ही फोकस किया, जिससे मिथिलेश को समझते देर नहीं लगी कि अगर ऐसा सिग्नेचर वो कर ले तो उसे सहाय के अकाउंट से पैसे मिल सकते हैं। बस इसी सोच के साथ वो घर आया और सिग्नेचर की प्रैक्टिस करने लगा। और फिर शुरू हुआ ठगी का खेल, जिसमें मिथिलेश ने कई बार नकली सिग्नेचर करके सहाय के खाते से पैसे निकाले। लेकिन एक दिन जब सहाय बैंक गए तो उन्हें पता चला कि उनके अकाउंट से 1000 रुपये निकाले गए हैं, वो भी सिग्नेचर के जरिए। ये जानने के बाद सहाय समझ गए कि ये किसका काम है, इसलिए वो तुरंत मिथिलेश के घर पहुंचे और उसके पिता को पूरी बात बता दी, क्योंकि उस समय 1000 रुपये की कीमत बहुत ज्यादा थी और उससे भी बड़ी बात थी एक छोटे बच्चे का इस तरह पैसे निकालना। इसलिए पिता ने जमकर मिथिलेश की पिटाई की और गुस्से में मिथिलेश बोरिया बिस्तर लेकर घर से भागकर कलकत्ता पहुंच गया, जिसे उस समय आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता था। यहाँ रोजगार भी था और भरपूर पैसा भी। यहाँ का बैंकिंग सिस्टम काफी मशहूर था और लोगों से ज्यादा कागजों पर यकीन किया जाता था। लेकिन अजनबी मिथिलेश की ना तो यहाँ पहचान थी और ना ही कोई रिश्तेदार, इसलिए उसे कोई जॉब और घर नहीं मिल पाया। जितने पैसे मिथिलेश लेकर आया था वो भी कुछ ही दिनों में हवा हो गए। ये देख मिथिलेश ने अब अपना ठगी का हथियार निकाला और कलकत्ता के मशहूर सेठ केशव राम से मिलने पहुंच गया, जिन्हें अपने 2 बच्चों के लिए एक ट्यूटर की जरूरत थी। इसी मौके का फायदा उठाकर मिथिलेश ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो एक क्वालिफाइड ट्यूटर है जो उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकता है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए केशव राम ने मिथिलेश को 30 रुपये महीने की सैलरी पर रख लिया, जिससे मिथिलेश को फाइनेंशियल हेल्प मिल गई और उसने अपना ठिकाना भी ढूंढ लिया। साथ ही अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखते हुए कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ कॉमर्स में एडमिशन भी ले लिया। लेकिन पढ़ाई और खर्चों के लिए ट्यूशन सैलरी अक्सर कम पड़ जाती थी,
इसलिए उसने सेठ केशवराम से एक दिन कुछ पैसे एडवांस में मांगे, लेकिन सेठ ने साफ इनकार कर दिया। और सेठ की इस ना ने मिथिलेश को इतना नाराज कर दिया कि उसने ट्यूशन ही पढ़ाना छोड़ दिया और उस स्कूल में किसी तरह टीचर की जॉब हासिल कर ली, जहां सेठ के दोनों बच्चे पढ़ते थे। ये देख सेठ को अपने बच्चों की फिक्र सताने लगी कि कहीं मिथिलेश उन्हें फेल वगैरह न करा दे। इसलिए सेठ ने मिथिलेश से न सिर्फ माफ़ी मांगी बल्कि पहले से दुगनी सैलरी पर ट्यूशन पढ़ाने का भी ऑफर दिया, जिसे मिथिलेश ने हंसते हंसते कबूल कर लिया। इसके बाद तो सेठ मिथिलेश का मुरीद हो गया था। वो जो भी कहता सेठ आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लेता था और इसी भरोसे को मिथिलेश ने अपनी ठगी का रास्ता बनाया। दरअसल सेठ कपड़ों का व्यापार करता था, लेकिन उस समय कलकत्ता में कपड़ा मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। सेठ की समस्या को अपना गोल्डन चांस बनाकर मिथिलेश ने उसे कहा कि उसका एक रिश्तेदार बॉम्बे में कपड़ों का बिजनेस करता है, जो महज 4.5 लाख रुपए में 40,000 किलो कपड़े दिला सकता है, जो कि काफ़ी सस्ता सौदा था। इसलिए सेठ भी लालच में आ गया और मिथिलेश के साथ अपने एक एजेंट को बॉम्बे इस डील के लिए भेज दिया, जिसके पास 4.5 लाख रुपए थे, जिन्हें किसी भी तरह मिथिलेश हासिल करना चाहता था। इसलिए उसने रास्ते में एजेंट के मन में बदमाशों, लुटेरों, अंडरवर्ल्ड डॉन का ऐसा खौफ बैठा दिया कि जो एजेंट पहले बॉम्बे जाने से खुश था, अब वो बॉम्बे के नाम से भी डर रहा था। इसलिए जब दोनों डील वाली लोकेशन पर पहुंचे तो एजेंट अंदर नहीं गया, बल्कि पैसों के बैग को मिथिलेश के हाथों में सौंपकर खुद बाहर खड़ा रहा। बस फिर क्या था, मिथिलेश एजेंट को चकमा देकर पैसों के साथ रफू चक्कर हो गया और बॉम्बे से सीधा अपने होम टाउन पहुंच गया और अपने पिता के हाथ में 1 लाख रुपए देते हुए कहा कि वो कलकत्ता की नामी ग्रामी कंपनी का शेयर होल्डर बन गया है, जिससे परिवार भी काफ़ी खुश हुआ। कुछ वक्त परिवार के साथ बिताने के बाद दोबारा मिथिलेश ने कलकत्ता की तरफ रुख किया और सेठ से छुप कर रहने लगा। लेकिन जल्द ही उसकी खबर सेठ के पास पहुंच गई और अपने पैसों की वसूली के लिए सेठ ने कुछ गुंडों को मिथिलेश के ठिकाने पर भेज दिया, जो उसे पकड़कर सेठ के पास ले आए। लेकिन मिथिलेश ने यहां भी अपनी चालाकी का दांव फेंका और सेठ से कहा कि बॉम्बे में पुलिस उसके पीछे पड़ गई और जल्दबाजी में उसने पैसे वहीं छोड़ दिए। लेकिन सेठ अब उसकी चालाकी भांप चुका था, इसलिए उसने सख्त लहजे में वार्निंग दी कि अगर 4 दिन में सारे पैसे नहीं मिले तो वो उसकी जान ले लेगा। लेकिन ये वार्निंग सेठ पर ही भारी पड़ी, क्योंकि यहां से मिथिलेश सीधा बुर्रा बाजार पुलिस स्टेशन पहुंच गया और सेठ के काले धंधों का पूरा कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने खोलकर रख दिया, जिसके बाद सेठ कानूनी शिकंजे में आ गया, जबकि मिथिलेश 4.5 लाख रुपए का चूना लगाकर भी आज़ाद घूमता रहा। इस घटना से उसे समझ आया कि चालाकी हर प्रॉब्लम से रिहा कर सकती है, फिर चाहे वो आर्थिक तंगी ही क्यों ना हो। इसी बीच मिथिलेश की नज़र प्रोस्टिट्यूट पर पड़ी, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इसलिए मिथिलेश ने अब इन्हें ही ठगने का फैसला कर लिया और कस्टमर बनकर उनके पास जाता और उन्हें शराब में नशीली दवा मिलाकर पिला देता। जैसे ही प्रोस्टिट्यूट बेहोश होती, वो उनके पैसे और जेवर वगैरह लेकर वहां से भाग निकलता। इस तरह उसने कई प्रोस्टिट्यूट को ठगा, लेकिन जल्द ही 1937 में वो पुलिस के हाथ लग गया, क्योंकि मिथिलेश ने सरकारी 9 टन लोहे को बेच दिया था, जो इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन से जुड़ा मामला था। इस सरकारी माल को बेचने के लिए मिथिलेश ने फर्जी कागजात, माल की एंट्री एग्जिट में हेराफेरी और अधिकारियों को बेवकूफ़ बनाने की चाल का इस्तेमाल किया था। लेकिन जल्द ही पुलिस को उसके इस काले कारनामे के बारे में पता चल गया और मिथिलेश की पहली गिरफ्तारी हुई। साथ ही सज़ा के तौर पर उसे 6 महीने जेल में भी बिताने पड़े। लेकिन इस सज़ा का भी मिथिलेश पर कोई खास असर नहीं पड़ा। बस वो इन 6 महीनों में ये समझने की कोशिश करने लगा कि पुलिस और कानून को और किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। ऐसी कौन सी सावधानियां रखनी हैं जो उसे कानून की नज़रों में न लाएं। जेल से रिहाई के बाद मिथिलेश फिर से नॉर्मल लाइफ गुजरने लगा और फिर आया 1940 का दशक, जब कलकत्ता कपड़े की शॉर्टेज से जूझ रहा था, जिससे कारोबार ठप्प पड़ते जा रहे थे। लेकिन इस डाउनफॉल से भी मिथिलेश ने फ़ायदा उठाने का सोचा और अपने एक दोस्त, जिसका नाम नटवरलाल था, उसके साथ एक साजिश रची। दोनों ने कपड़ा व्यापारियों के सामने खुद को बॉम्बे के टेक्सटाइल कमिश्नर के परचेस ऑफिसर के रूप में पेश किया। मिथिलेश ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो उन्हें सस्ती कीमत पर अच्छी क्वांटिटी में कपड़ा दिलवा सकता है। जब कोई थोड़ा शक जाहिर करता तो दोनों उसे फर्जी रेलवे रसीद दिखाकर ये बताते थे कि कॉटन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ स्टेशन पर डिलीवर किया जाएगा, जैसा कि बाकी व्यापारियों का भी हुआ है। इसलिए वो आराम से वहां से कपड़ा रिसीव कर सकते हैं। मिथिलेश इतने कॉन्फिडेंस से व्यापारियों के सामने अपनी बात रखता था
कि सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो जाती थी। अब क्योंकि कारोबार के लिए कपड़ा जरूरी था, इसलिए कई मैन्युफैक्चरर्स ने उनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और उन्हें एडवांस रकम दे दी। लेकिन जब वो आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर कॉटन रिसीव करने पहुंचे तो वहां ना कॉटन की मालगाड़ी थी और ना ही मिथिलेश या नटवरलाल। इस तरह मिथिलेश ने नटवरलाल के साथ मिलकर कई व्यापारियों से मोटी रकम वसूल की और बदले में उन्हें सिर्फ धोखाधड़ी ही मिली। लेकिन दोनों की ये मिली भगत ज्यादा दिनों तक टिक न सकी और जल्द ही पुलिस को इस खेल के बारे में पता चल गया और दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। इस बीच मिथिलेश तो पुलिस की गिरफ्त में आ गया, लेकिन उसका गुजराती साथी नटवरलाल हवा की तरह गायब हो गया। लेकिन उसका नाम पुलिस के जहन में रह गया था। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने नटवरलाल को अरेस्ट किया है, इसलिए मिथिलेश पर नटवरलाल के नाम से ही केस दर्ज हो गया और यहीं से मिथिलेश बन गया नटवरलाल। इस नाम को मिथिलेश ने भी अपनी पहचान बना लिया, क्योंकि उस समय नटवर शब्द का इस्तेमाल चालाक और तेज दिमाग वाले लोगों के लिए किया जाता था, जबकि लाल शब्द को उत्तर भारत में भरोसे और सम्मान की नज़र से देखा जाता था। इसलिए मिथिलेश ने इसी नाम को अपनी नई पहचान बना लिया और खुद को एक सभ्य, पढ़े लिखे, भरोसेमंद आदमी के रूप में पेश किया। जेल से रिहाई मिलने के बाद भी मिथिलेश ने अपना नाम नटवरलाल ही बताया और जगह जगह उसे इसी नाम से पुकारा जाने लगा। नटवरलाल कम उम्र में ही अपनी धोखाधड़ी की वजह से कई बार हवालात की हवा खा चुका था, लेकिन फिर भी उसमें रत्ती बराबर भी बदलाव नहीं आया, बल्कि हर गिरफ्तारी के बाद उसका डर कानून के लिए और कम होता जा रहा था। इसलिए उसने अब रेलवे वैगन बुक करके नकली रेलवे रसीदें बनाई और व्यापारियों को ठगना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने एक व्यापारी को कंसाइनमेंट भी भेज दिया, लेकिन घर जाकर जब उसने खोलकर देखा तो उसके अंदर ईंट पत्थर के अलावा और कुछ नहीं मिला। नटवरलाल बैंकिंग सिस्टम में भी काफी माहिर हो गया था। उसने ड्राफ्ट, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा खेल अच्छे से सीख लिया था। उसके सिग्नेचर कॉपी करने की कला जबरदस्त थी और उससे भी बड़ी ताकत थी उसका कॉन्फिडेंस। उसने बैंकिंग सिस्टम को एक मजाक और फ्रॉड को सबसे बड़ी ताकत बना दिया था। वो कई शहरों में अपना बैंक अकाउंट खुलवाता था और फिर ज्वेलरी शॉप्स पर जाकर कम कीमत वाला सामान खरीदता, जिसकी रकम वो बैंक चेक से अदा करता था। जब ज्वेलर्स चेक भुनवाने जाते तो उन्हें अपने सामान की कीमत मिल जाती थी, जिससे उनका भरोसा नटवरलाल पर मजबूत हो जाता और इसी भरोसे पर चलकर नटवरलाल अपना अगला खेल शुरू करता। उसका मकसद पहले भरोसा जीतना था और फिर व्यापारियों को हराना। एक बार दुकानदारों का विश्वास जीतने के बाद वो कीमती और महंगे गहने खरीदता था और फिर उनका पेमेंट बाउंस होने वाले चेक से करता, क्योंकि वो बैंक से पैसा पहले ही निकाल चुका होता था। जब दुकानदार चेक लेकर बैंक पहुंचते तब उन्हें पता चलता कि चेक बाउंस है और नटवरलाल का अकाउंट खाली है। जब तक वो नटवरलाल के फ्रॉड के बारे में जान पाते तब तक नटवरलाल उनकी ज्वेलरी लेकर 9-2-11 हो चुका होता था। इस तरह नटवरलाल ने कई ज्वेलरी शॉप ओनर को ठगी का चूना लगाया और उनके कीमती गहने लेकर बाउंस चेक थमाकर वहां से भाग निकला। उसने कई शहरों में ये खेल खेला और कोई भी उसकी चाल को शुरुआत में भांप नहीं पाया और आसानी से उसके जाल में फंस गया। नटवरलाल ने सिर्फ आम लोगों को ही चूना नहीं लगाया था, बल्कि बैंकों को भी लूटा था और पंजाब नेशनल बैंक से 6.5 लाख रुपए ठग लिए थे। दरअसल उस समय माल एक शहर से दूसरे शहर भेजने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता था। जब सामान ट्रेन से भेजा जाता था तो रेलवे एक रेलवे रसीद जारी करता था। ये रसीद एक कीमती दस्तावेज की तरह होती थी। जिसके पास ये असली रसीद होती वही स्टेशन से माल छुड़ा सकता था। ये बात नटवरलाल भी अच्छे से जानता था, इसलिए उसने चावल की बोरियों के शिपमेंट से जुड़ी फर्जी रेलवे रसीदें तैयार की। उसने इन कागजातों को इतना असली बनाया कि बैंक के अधिकारी भी धोखा खा गए। नटवरलाल ने दिखाया कि उसने भारी मात्रा में चावल रेल के जरिए भेजे हैं। उसने इन फर्जी रसीदों को पंजाब नेशनल बैंक में जमा किया। उस समय बिल परचेज की सुविधा होती थी, जिसमें बैंक इन रसीदों को गिरवी रखकर व्यापारी को तुरंत पैसा दे देती थी, यह मानकर कि जब माल पहुंचेगा तो बैंक को पैसा मिल जाएगा। उसने बैंक अधिकारियों से दोस्ती की और खुद को एक बड़ा चावल व्यापारी बताया। इसलिए बैंक ने बिना माल की जांच किए उन फर्जी कागजों पर यकीन कर नटवरलाल को 6.5 लाख रुपए की रकम सौंप दी। जब बैंक को पता चला कि ना तो कोई चावल की बोरियां ट्रेन में लदी थीं और ना ही रसीदें असली थीं, तब तक नटवरलाल वो बड़ी रकम लेकर गायब हो चुका था। इसी तरह के एक दूसरे मामले में उसने 1956 में एक बैंक से 4.5 लाख रुपए भी ठगे थे। इस घटना में उसने पंजाब नेशनल बैंक को बेवकूफ़ बनाया था और फर्जी रेलवे रसीदों को दिखाकर ये बताया था कि रेल के जरिए बड़ी क्वांटिटी में माल आ रहा है
और पिछली बार की तरह इस बार भी उसने बैंक से पैसे लूट लिए और फरार हो गया। लेकिन बैंक खामोश नहीं बैठी। सीनियर अधिकारी ने नटवरलाल पर धोखाधड़ी का केस दायर कर दिया और 1956 में पुलिस ने नटवरलाल को उत्तर प्रदेश के मेरठ से अरेस्ट कर कानपुर जेल में भेज दिया। इस समय तक उसके खिलाफ धोखाधड़ी के मामलों की संख्या बढ़कर 35 हो चुकी थी और बैंकों से लूटे गए पैसों का भी खुलासा हुआ था, इसलिए उसे लंबी सजा सुनाई गई। लेकिन नटवरलाल 1 साल बाद ही 1957 में फरार होने की तरकीब सोचने लगा और उसने अपने चालाक दिमाग से सबसे पहले जेल के सुरक्षाकर्मियों और अधिकारियों से मेलजोल बढ़ाया और उनका यकीन जीत लिया। जब दोस्ती अच्छी हो गई तो उसने गार्ड्स को यह विश्वास दिलाया कि बाहर उसके पास बहुत बड़ी रकम है। अगर वो उसे रिहा करवाने में उसकी मदद करेंगे तो वो उन्हें बदले में बड़ा अमाउंट देगा। नटवरलाल की मीठी और लालची बातों में गार्ड्स भी फंस गए और 10,000 रुपए की रिश्वत में उन्होंने अपनी नौकरी से सौदा कर लिया। इसके बाद नटवरलाल ने गार्ड्स की मदद से जेल के अंदर पुलिस की एक वर्दी मंगवाई। एक रिपोर्ट के अनुसार उसने सब इंस्पेक्टर या सुपरिंटेंडेंट की वर्दी पहनी थी। पूरी प्लानिंग होने के बाद फरवरी 1957 के एक दिन नटवरलाल ने वो वर्दी पहनी और पूरी तरह से एक पुलिस अधिकारी बनकर अपनी सेल से बाहर निकला। उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना शानदार था कि दूसरे गार्ड्स को भी उस पर शक नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने नटवरलाल को असली अधिकारी समझकर सैल्यूट तक कर दिया। जाते वक्त उसने गार्ड्स को नोटों से भरा दिखने वाला एक सूटकेस थमा दिया और मूंछों को ताव देकर जेल से बाहर निकल आया। पीछे जब गार्ड्स ने एक्साइटमेंट के साथ सूटकेस खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि सूटकेस में ऊपर तो असली नोटों की एक परत थी, लेकिन उसके नीचे पुराने अखबारों की रद्दी और कागज के टुकड़े भरे हुए थे। इस घटना के बाद पूरी जेल प्रशासन को भारी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी और कई कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया। नटवरलाल अक्सर कहता था, कोई भी जेल मुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि वहां हमेशा एक भ्रष्ट अधिकारी मिल ही जाता है। नटवरलाल ने अपनी पुरानी चालों और ठगी के तरीकों को अलग अलग शहरों में धड़ल्ले से अपनाया और खूब कमाई की। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का नाम भी शामिल था, जहां उसने लोगों के सामने खुद को बॉम्बे के एक रईस बिजनेसमैन की तरह पेश किया और अपना नाम लक्ष्मी नारायण बताया। इस बार उसका शिकार बने LN मित्तल, जो मुजफ्फरनगर में मैसर्स रिसाल सिंह जय नारायण के मैनेजर थे। उसने मित्तल से पहले दोस्ती की और जब भरोसा जीत लिया तो उसने मित्तल को 82,000 रुपए की 235 बोरी खांडसारी चीनी का ऑर्डर दे दिया और उस चीनी को बॉम्बे भेजने के लिए कहा। साथ ही एडवांस के तौर पर मित्तल को 4,000 रुपए भी दे दिए और बाकी रकम बॉम्बे के सेंट्रल बैंक में जमा करने का वादा किया। इसके बाद उसने फर्जी रेलवे रसीदों का इस्तेमाल कर चीनी हासिल कर ली और उसे एक दूसरे व्यापारी मोहन गुरनानी को 60,000 रुपए में बेच दिया। इस तरह उसे 56,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। जब तक मित्तल को पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है, तब तक नटवरलाल पैसे लेकर गायब हो चुका था। अपने शिकार को लूटने के बाद नटवरलाल हर बार की तरह दूसरे शहर में चला गया और इस बार उसका ठिकाना बनी राजधानी दिल्ली, जहां की गलियों को उसने अच्छे से खंगाला और तब उसे एक गोल्ड शॉप दिखाई दी जिसका नाम था राजा ज्वेलर्स। शॉपकीपर के सामने नटवरलाल ने खुद को तत्कालीन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर VP सिंह का पर्सनल असिस्टेंट बताया और बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि VP सिंह के बेटे की शादी है, इसलिए उन्होंने गहने मंगाए हैं। VP सिंह का नाम सुनकर दुकानदार ने कई सारे गहने उसे सौंप दिए और जब पेमेंट की बारी आई तो उसने शॉपकीपर से कहा कि वो उसके साथ अपना एक आदमी नॉर्थ ब्लॉक में भेज दे, वहीं उसे पैसे मिल जाएंगे। दुकानदार ने भी ऐसा ही किया और नटवरलाल नॉर्थ ब्लॉक में अंदर चला गया, मानो वो सच में एक अधिकारी हो। आदमी भी ये सब देखकर उसे हकीकत का पर्सनल असिस्टेंट समझ रहा था। थोड़ी देर बाद नटवरलाल हाथ में एक ड्राफ्ट लेकर बाहर निकला और उसे ड्राफ्ट थमा दिया, जबकि खुद सारे गहने लेकर वहां से चंपत हो गया। लेकिन जब इस ड्राफ्ट को बैंक में ले जाया गया तो पता चला कि उनके साथ धोखा हुआ है। लेकिन नटवरलाल यहीं नहीं रुका। उसने कनॉट प्लेस की एक बड़ी घड़ी की दुकान को भी इसी तरीके से अपने धोखाधड़ी के जाल में फंसाया। लेकिन इस बार नटवरलाल ने खुद को पूर्व वित्त मंत्री ND तिवारी का पर्सनल असिस्टेंट बताया और दुकानदार से उसने कहा कि कांग्रेस की जल्द ही एक पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग आयोजित हो रही है और सभी गेस्ट को गिफ्ट के तौर पर घड़ी देने का फैसला हुआ है, इसलिए दुकान में जितनी भी महंगी घड़ियां हों वो सब दिखाओ। ये सुन दुकानदार ने भी उसके सामने एक से एक एक्सपेंसिव वॉच रख दी, जिनमें से नटवरलाल ने 93 घड़ियां खरीद लीं। लेकिन अब बारी थी पेमेंट की। इसके लिए नटवरलाल ने फिर से नॉर्थ ब्लॉक की ट्रिक दोहराई और दुकानदार के एक आदमी को लेकर वहां पहुंच गया। लास्ट टाइम की तरह नटवरलाल फिर से नॉर्थ ब्लॉक के अंदर गया
और वहां से 33,000 रुपये का एक फर्जी बैंक ड्राफ्ट लाकर आदमी को दे दिया, जिसे वो रियल समझकर वापस दुकान चला गया, जबकि नटवरलाल घड़ियां लेकर फरार हो गया। जबकि 33,000 का चेक देखकर दुकानदार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन ये खुशी 2 दिन बाद ही हवा हो गई, जब वो इस ड्राफ्ट को बैंक लेकर पहुंचा और खुलासा हुआ कि ये ड्राफ्ट तो फर्जी है। इसी ट्रिक की मदद से नटवरलाल ने कई दुकानदारों को तगड़ा वाला घाटा दिया और पकड़े जाने के डर से शहर छोड़ दिया और दूसरे शहर में फिर से वही खेल खेलना शुरू कर दिया। उसका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था कि कोई भी उसकी बातों पर आंखें मूंद कर भरोसा कर लेता था। बताया जाता है कि एक बार उसने खुद को एक डिस्ट्रिक्ट जज बताकर ज्वेलरी शॉप से 25,000 रुपये की घड़ियां खरीद लीं, जिनका कभी पेमेंट नहीं हुआ, जबकि शाहजहांपुर के एक वॉच स्टोर से 48 घड़ियों की ठगी की। इसी तरह कानपुर का सदर बाजार भी उससे बच ना सका और एक वॉच शॉपकीपर को उसने अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि वो नटवरलाल का मुरीद बन गया और उसे खुशी खुशी एक सूटकेस सौंप दिया, जिसमें करीब 83 VIP घड़ियां रखी हुई थीं। इसके अलावा भी उसने कई और शॉप्स को लूटा। लेकिन एक दिन उसकी ये चालाकी उसी पर भारी पड़ गई, क्योंकि कहते हैं ना, शेर को सवा शेर जरूर मिलता है। यहीं नटवरलाल के साथ भी हुआ। वो जब एक दुकान में घड़ियां खरीदने गया तो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों को देखकर दुकानदार को शक हो गया, लेकिन उसने शक जाहिर ना करके उल्टा नटवरलाल को ही अपनी बातों में फंसा लिया और फिर पुलिस को फोन कर उसे गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन ये कैद नटवरलाल को मंजूर नहीं थी, इसलिए उसने फिर से पुलिस महकमे में रिश्वत और धोखाधड़ी का खेल खेला और जल्द ही जेल से फरार हो गया। नटवरलाल जिस भी शहर में जाता वहां अपना नाम और अपनी पहचान बदल लेता था। कभी खुद को बड़ा अधिकारी बताता तो कभी बड़ा दुकानदार। हद तो तब हो गई जब उसने भारत के दिग्गज उद्योगपतियों को भी चूना लगा दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो इन बिजनेसमैन के पास एक सोशल वर्कर या किसी बड़ी मुसीबत में फंसे जरूरतमंद आदमी का रूप लेकर जाता था और फिर मदद के बहाने उनसे बड़ी रकम वसूलता था। नटवरलाल सिर्फ एक बार किसी के हाथ की हरकत देख लेता था और उसके सिग्नेचर की हूबहू नकल कर लेता था। उसने धीरूभाई अंबानी के जाली सिग्नेचर भी किए थे और उनके नाम पर बड़ी रकम हासिल कर ली थी। टाटा और बिरला ग्रुप के साथ भी उसने इसी तरह फर्जी दस्तावेजों और जाली दस्तखत के जरिए लाखों रुपयों की ठगी की थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा जब उसने भारत की आन बान शान ताजमहल का ही सौदा कर डाला। जी हां, नटवरलाल ने आगरा के ताजमहल के पास विदेशी सैलानियों को अपना शिकार बनाया था। वो उनके सामने खुद को भारत सरकार का एक सीनियर ऑफिसर बताता था, जो इन ऐतिहासिक स्मारकों के रखरखाव या नीलामी की जिम्मेदारी संभाल रहा था। वो अमीर सैलानियों को ये यकीन दिलाता था कि भारत सरकार भारी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है और इस संकट से उभरने के लिए सरकार ने ताजमहल जैसे राष्ट्रीय स्मारकों को गुप्त रूप से नीलाम करने या लंबे समय के लिए लीज पर देने का फैसला किया है। वो सैलानियों को ताजमहल के अंदर ले जाता, वहां के गाइडों और कर्मचारियों को ऐसे आदेश देता जैसे वो सचमुच का मालिक हो। उसके शाही अंदाज और कॉन्फिडेंस को देखकर विदेशी पर्यटक भी उस पर आसानी से भरोसा कर लेते थे। सौदे को असली दिखाने के लिए वो फर्जी सरकारी लेटरहेड और दस्तावेजों का इस्तेमाल करता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हस्ताक्षर की हूबहू नकल करता था, इसलिए चाहकर भी लोग उस पर शक नहीं कर पाते थे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय एक सौदे के लिए उस जमाने में नटवरलाल 2 लाख से 20 लाख रुपए तक वसूलता था। इस तरह उसने ताजमहल को 3 बार, 2 बार लाल किले को और 1 बार संसद भवन को बेचा। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली घटना थी संसद भवन की, जिसकी बिक्री के लिए वो दिल्ली के संसद भवन के बाहर एक आलीशान घर से गया। रौब जमाने के लिए उसने सफेद खादी का चमकदार कुर्ता पायजामा और नेहरू जैकेट पहनी हुई थी। आंखों पर महंगा चश्मा और चेहरे पर गजब का कॉन्फिडेंस लिए वो एक अमीर विदेशी बिजनेसमैन के पास पहुंचा, जो उसका अगला शिकार बनने वाला था। उसके सामने नटवरलाल ने खुद को भारत सरकार का एक बेहद खास और गुप्त अधिकारी बताया था। नटवरलाल ने विदेशी को बातों में उलझाया कि भारत सरकार इस वक्त भारी कर्ज में डूबी है और इस बात पर सच्चाई की मोहर लगाने के लिए उसने एक फर्जी सरकारी फाइल दिखाई, जिस पर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हूबहू जाली सिग्नेचर थे। उसने कहा, सरकार को तुरंत फंड चाहिए, इसलिए हम इस ऐतिहासिक इमारत संसद भवन को गुप्त रूप से लीज पर दे रहे हैं। नटवरलाल उस विदेशी को लेकर संसद भवन के गेट तक गया। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने नटवरलाल को इतने रौब से सैल्यूट किया जैसे वो उनका सबसे बड़ा बॉस हो। विदेशी ये देखकर दंग रह गया कि गार्ड्स भी इस शख्स के सामने झुक रहे हैं। असल में नटवरलाल ने पहले ही कुछ गार्ड्स को बातों में फंसा रखा था या उन्हें अपनी रसूख का झांसा दिया था।
जब विदेशी बिजनेसमैन ने अंदर झांक कर देखा तो वहां सैकड़ों सांसद बैठे बहस कर रहे थे, जिन्हें देख उसने पूछा, ये सब कौन है? इस सवाल पर नटवरलाल जरा भी नहीं हिचकिचाया। उसने मुस्कुराकर कहा, अरे ये सब तो हमारे सरकारी कर्मचारी और किराएदार हैं। जैसे ही आप डील फाइनल करेंगे और कागजों पर साइन होंगे, ये सब इमारत खाली कर देंगे। आप चाहें तो इन्हें अपने काम के लिए रख भी सकते हैं। नटवरलाल की डील से बिजनेसमैन इतना इंप्रेस हुआ कि उसने तुरंत लाखों रुपए का चेक या ड्राफ्ट नटवरलाल को थमा दिया। नटवरलाल ने उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाले फर्जी मालिकाना हक के कागज सौंपे और कहा कि कागजी कार्यवाही पूरी होने तक वो होटल में आराम करे। अगले दिन जब वो विदेशी अपना हक जताने सरकारी दफ्तर पहुंचा तो उसे पता चला कि जिसे उसने सरकारी अफसर समझा था वो तो देश का सबसे बड़ा ठग था और नटवरलाल तब तक शहर छोड़ चुका था। नटवरलाल का कहना था, मैं किसी को लूटता नहीं हूं, लोग खुद लालच में आकर मुझे पैसे देते हैं। इस तरह नटवरलाल ने भारत के ऐतिहासिक मोन्यूमेंट्स को ही बेच डाला था और खुद को शक के घेरे से दूर रखने के लिए करीब 52 अलग अलग नामों को अपनाया था, जबकि एड्रेस के तौर पर वो हमेशा बड़े बड़े अधिकारियों या पॉलिटिशियंस के घर का एड्रेस देता था। ऐसे ही एक बार जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए दिए गए एड्रेस पर पहुंची तो खुलासा हुआ कि ये घर तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का था। उसके ऊपर 100 से ज्यादा फ्रॉड के केस दर्ज हो चुके थे, इसलिए जहां जहां उसने लूट की थी वहां वहां उस पर दर्जनों मुकदमे चल रहे थे। पुलिस उसे पकड़ती, लेकिन वो अपनी चालाकी से हर बार पुलिस की गिरफ्त से भाग निकलता, और यही 1970 के दशक के मध्य में भी हुआ था। इस वक्त नटवरलाल आंध्र प्रदेश की काकीनाडा जेल में बंद था। इस दौरान उसकी पत्नी ललिता देवी, जो बिहार में रहती थी, वो उसे पत्र लिखा करती थी। पत्र में उन्होंने अपनी खराब आर्थिक स्थिति और बीमारी का जिक्र करते हुए लिखा था कि उनके पास दवाई और खाने तक के पैसे नहीं हैं और खेती करने के लिए भी खेत जोतने वाला कोई नहीं है। इसके जवाब में नटवरलाल ने भी एक पत्र लिखा, लेकिन जब जेल के वार्डन ने इसे पढ़ा तो उसकी आंखें खुली रह गईं, क्योंकि पत्र में लिखा था कि खेत के नीचे ठगी के कुछ जेवर और पैसे दबे हुए हैं, जिसे निकाल लो। ये देख पुलिस ने तुरंत उसके खेत पर छापेमारी कर दी और कड़कती धूप में दोपहर भर खेत को खुदवाया गया। लेकिन कई घंटों की मेहनत के बाद भी ना तो कोई जेवर मिले और ना पैसे। लेकिन क्यों? तो इसका खुलासा नटवरलाल ने दूसरे पत्र में किया और लिखा, अब पुलिस ने खेत खोद दिया है, आराम से खेती हो जाएगी। मैं जेल से इतनी ही मदद कर सकता था। ये पढ़कर पुलिस भी हक्का बक्का रह गई कि एक ठग ने उन्हें भी बेवकूफ़ बना दिया। इसके बाद नटवरलाल इस जेल से भी फरार हो गया और लुटेरे के साथ साथ भगोड़े के रूप में भी मशहूर हो गया। उसने गोरखपुर, अहमदाबाद, वाराणसी और पटना जैसे अनेक शहरों में धोखे की सेंध लगाई। कई बार पुलिस के हाथ भी लगा, लेकिन कानून उसे ज्यादा समय पकड़कर ना रख सका। उसने कई शहरों में हवालात की हवा खाई और एक बार तो वो बीच रास्ते से ही भाग निकला। एक बार की बात है कि जब नटवरलाल को पटना में धोखाधड़ी के 3 अलग अलग मामले में गिरफ्तार किया गया था और सुनवाई के लिए अदालत ले जाया जा रहा था। अदालत से वापस जेल ले जाते समय नटवरलाल ने पुलिसकर्मियों के सामने एक इमोशनल कहानी सुनाई। उसने कहा कि उसकी पत्नी बहुत बीमार है और इसी रास्ते में एक घर में रहती है। उसने हाथ पैर जोड़कर विनती की, साहब शायद यह मेरी उससे आखिरी मुलाकात हो, बस 5 मिनट बात करने दीजिए। नटवरलाल की बातों और आंसुओं ने पुलिस वालों का दिल पिघला दिया। वो उसे उस घर तक ले गए। नटवरलाल ने कहा कि वो अंदर जाकर पत्नी से मिल लेता है और पुलिस वाले मेन गेट पर पहरा दें ताकि वो भाग ना सके। पुलिस जैसे ही बाहर गई, नटवरलाल कमरे के पिछले हिस्से में मौजूद एक रोशनदान या छोटी खिड़की के रास्ते रफू चक्कर हो गया। इस घटना के बाद ही पुलिस को समझ आया कि नटवरलाल का इमोशनल इंटेलिजेंस कितना खतरनाक है। पुलिस को बेवकूफ़ बनाना हो या रिश्वत का लालच देना, वो सब काम बहुत ही शानदार तरीके से करता था, जिसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि वो जेल से 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 से 8 बार भाग गया था। उसे पकड़ना जितना मुश्किल था, उससे भी ज़्यादा नामुमकिन सा था उसकी पहचान करना, क्योंकि वो हर शहर में अपना नाम और पहचान बदल लेता था। जैसे मुजफ्फरनगर में चीनी व्यापारी को ठगते समय उसने खुद को लक्ष्मी नारायण बताया। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई सरकारी विभागों में अधिकारी बनकर ठगी करते समय वो भरत सिंह बन गया। बैंकों में फर्जी खाते खोलने और ड्राफ्ट बनवाने के लिए वो अक्सर DN श्रीवास्तव नाम का इस्तेमाल करता था, जबकि बिहार और झारखंड में जमींदारों को ठगने के लिए उसने ठाकुर सिंह नाम को अपनाया। उसके नाम चुनने का तरीका भी बहुत अलग और शानदार था। वो इलाके के हिसाब से नाम रखता था। जैसे अगर वो दक्षिण भारत में है तो वो रेड्डी या राव जैसा सरनेम यूज करता था,
जबकि उत्तर भारत में वो पांडेय, सिंह या श्रीवास्तव बन जाता था। वो अक्सर ऐसे नाम चुनता था जो सुनने में किसी बड़े खानदान या सरकारी पद से जुड़े लगें। नटवरलाल के पास दर्जनों फर्जी आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और विजिटिंग कार्ड होते थे, जिन्हें वो खुद प्रिंट करवाता था। उसे अपनी चतुराई और तेज दिमाग पर बड़ा घमंड था और उसने अपनी इस जालसाजी की कला को जज के सामने भी बिना डरे पेश किया था। बात 1970 के दशक की है, जब नटवरलाल पर उत्तर प्रदेश और बिहार के कई धोखाधड़ी के मामलों की सुनवाई चल रही थी। तब सुनवाई के दौरान जज साहब भी नटवरलाल की बेवकूफ़ बनाने वाली कहानियों से काफ़ी जागरूक हुए। इसलिए उन्होंने नटवरलाल से सवाल किया कि मिथिलेश, तुम इतने पढ़े लिखे और समझदार दिखते हो, फिर इतने बड़े बड़े लोगों को बेवकूफ़ कैसे बना लेते हो? आखिर तुम्हारा तरीका क्या है? इस पर नटवरलाल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाता। लोग खुद अपने लालच की वजह से बेवकूफ़ बन जाते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको एक डेमो दिखा सकता हूँ। ये सुन जज साहब भी तैयार हो गए और नटवरलाल ने जज से कहा, साहब, क्या आप मुझे बस 1 रुपया दे सकते हैं? ये सुन जज को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि 1 रुपये की कोई बड़ी कीमत नहीं थी। इसलिए उन्होंने नटवरलाल को अपनी जेब से 1 रुपये का सिक्का निकाल कर दे दिया। सिक्का हाथ में लेते ही नटवरलाल ने कहा, हुजूर, यही तो मेरा तरीका है। मैं लोगों से जो मांगता हूं वो मुझे दे देते हैं। ये सुन जज भी हंस पड़े और कोर्ट रूम की फिजाओं में हंसी और हैरानी दोनों घुल गई। नटवरलाल एक बेखौफ जिंदा दिल इंसान था, जिसका कारोबार लोगों को ठगना, उन्हें बेवकूफ़ बनाना था। इसी कारोबार को वो पूरी शिद्दत से कर रहा था। लेकिन वक्त बढ़ने के साथ आम जनता से लेकर पुलिस महकमे तक में उसकी चर्चा जोर शोर से होने लगी थी और अब पुलिस उसे किसी भी हाल में पकड़ना चाहती थी। 1990 के दशक की शुरुआत में नटवरलाल के खिलाफ बिहार और उत्तर प्रदेश की अदालतों में दर्जनों पुराने मामले होल्ड थे। उस पर मुख्य आरोप जालसाजी, धोखाधड़ी और सरकारी दस्तावेजों के गलत इस्तेमाल के थे। इसलिए पुलिस उसे चारों तरफ तलाश रही थी और अपने मुखबिर भी एक्टिव कर दिए थे। जल्द ही पुलिस को नटवरलाल से जुड़ी एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली, जिसकी मदद से कानपुर में आखिरी बार नटवरलाल को गिरफ्तार किया गया। दरअसल उस समय तक नटवरलाल काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। उसे चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही थी। पुलिस को खबर मिली थी कि वो अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए एक छद्म नाम से दिल्ली के एक इलाके में छिपा हुआ है। पुलिस ने जाल बिछाया और 1996 की शुरुआत में उसे धर दबोचा, जिसके बाद उसे कानपुर की एक जेल में डाल दिया गया और उस पर दर्जनों मुकदमे शुरू हो गए। 1996 में भी वो जेल में ही बंद था और अब तक वो 84 साल का हो गया था। उम्र के साथ साथ उसके पैरों की तकलीफ भी बढ़ती जा रही थी। उसके पैर अब इस काबिल नहीं रहे थे कि वो खुद चलकर कहीं जा सके। अगर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता तो पुलिसकर्मी व्हीलचेयर का सहारा लेते थे। समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिसे देख कानपुर जेल अथॉरिटी ने उसका इलाज भी करवाया, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। अब नटवरलाल भी इस प्रॉब्लम से तंग आ चुका था और जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहता था। इसलिए उसने एक दिन जेल प्रशासन को एक लेटर लिखा और कहा कि उसके पैरों का इलाज दिल्ली के किसी बड़े हॉस्पिटल में करवाया जाना चाहिए, ताकि वो इस समस्या से निजात पा सके। नटवरलाल की इस गुजारिश को जेल प्रशासन ने हरी झंडी दिखा दी और आदेश मिलते ही 2 पुलिसकर्मी नटवरलाल को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए और नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर उतर गए। अब क्योंकि नटवरलाल खुद नहीं चल पा रहा था, इसलिए उसे व्हीलचेयर पर बैठाया गया और उसे स्टेशन के एग्जिट गेट लाया गया। इसके बाद एक पुलिसकर्मी स्टेशन पर व्हीलचेयर जमा कराने के लिए चला गया, जबकि दूसरे को नटवरलाल की निगरानी करने के लिए छोड़ गया। पुलिस वाले के आने तक नटवरलाल ने चाय पीने का सोचा और दूसरे पुलिस वाले से कहा कि वो उसके लिए 1 कप चाय ले आए, तब तक वो यहीं बैठा है। लेकिन पुलिस वाले ने उसकी बात मानने और चाय लाने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो ऐसे अकेले छोड़कर उसे नहीं जा सकता था। इसलिए उसने नटवरलाल के साथ रहने का ही फैसला किया। लेकिन नटवरलाल की चाय की तड़प ऐसी थी कि वो बार बार पुलिस वाले से इंसिस्ट करने लगा। ये देख पुलिस वाला भी उसकी बात मानने को तैयार हो गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि नटवरलाल पैरों से चल नहीं पाता, ऐसे में वो कहाँ जाएगा। इसलिए वो नटवरलाल को एक जगह बैठाकर उसके लिए चाय लेने के लिए चला गया। लेकिन जब वापस आया तो सामने की सीट देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि नटवरलाल अपनी जगह पर नहीं था। इतने में दूसरा पुलिसकर्मी भी आ गया और नटवरलाल को ना पाकर उसके भी होश उड़ गए। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि जो कैदी कुछ देर पहले तक व्हीलचेयर पर मोहताज बनकर बैठा था, वो अचानक इतनी जल्दी कैसे फरार हो गया। पुलिसकर्मियों ने पूरे स्टेशन और आसपास इलाकों को छान मारा, लेकिन नटवरलाल का कहीं से कोई नामो निशान नहीं मिला, क्योंकि नटवरलाल ने
इलाज के इस सफ़र को अपनी आज़ादी का गोल्डन चांस बना लिया था। नटवरलाल ने कई धोखाधड़ी और जालसाजी की घटनाओं को अंजाम दिया था और उस पर 100 मुकदमे चल रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उसे सिर्फ 9 मामलों में ही सजा सुनाई, जो करीब 113 साल की थी, जिसमें से नटवरलाल ने सिर्फ 20 साल ही जेल की चारदीवारी में गुजारे और 1996 में मौका मिलते ही स्टेशन से फरार हो गया और कभी पुलिस के हाथ नहीं लगा। पुलिस ने उसे हर जगह तलाशा, उसके घर, सस्पिशियस लोकेशन, हर जगह पर उसे ढूंढा गया, लेकिन नटवरलाल तो जैसे हवा हो गया था, जो मौजूद तो था लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे ही कई दिन, हफ्ते और महीने गुजर गए, लेकिन नटवरलाल का कहीं कोई पता नहीं चला। और फिर एक चौंकाने वाला दावा सामने आया। 1996 में नटवरलाल के भाई गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि नटवरलाल की डेथ 25 जुलाई 1996 को हो चुकी है, यानी फरारी के ठीक 1 महीने बाद रांची में मृत्यु हुई थी और उन्होंने ही नटवरलाल का अंतिम संस्कार किया था। लेकिन कोर्ट इस दावे को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं था। जज को लग रहा था कि शायद ये सब नटवरलाल को सजा से बचाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए कुछ दिनों तक नटवरलाल को ढूंढा गया, लेकिन जब वो हाथ नहीं लगा तो फिर भाई के इस हलफनामे के आधार पर उस समय उसके खिलाफ चल रहे कई मामलों को बंद कर दिया गया था और धीरे धीरे नटवरलाल का नाम लोगों की सोच से धुंधला होता चला गया। लेकिन 2009 में फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोबारा नटवरलाल का नाम सुर्खियों में आ गया। दरअसल गायब होने के ठीक 13 साल बाद 2009 में नटवरलाल के वकील ने अदालत में एक नई याचिका दायर की। उन्होंने दावा किया कि नटवरलाल की मृत्यु 25 जुलाई 2009 को हुई है और इसलिए उसके खिलाफ पेंडिंग पड़े 100 से ज्यादा मामलों को अब आधिकारिक रूप से खत्म किया जाना चाहिए। जब 2009 में वकील ने यह दावा किया तो प्रशासन और अदालत के लिए ये एक अजीब स्थिति बन गई। अधिकारियों के लिए यह समझना मुश्किल था कि जिस व्यक्ति को 1996 में ही मृत मानकर केस बंद किए गए थे, वो 2009 में दोबारा कैसे मर सकता है। अब क्योंकि नटवरलाल की मृत्यु का कोई डेथ सर्टिफिकेट कभी पेश नहीं किया जा सका, इसलिए अदालत किसी एक तारीख को आधिकारिक नहीं मान सकी। नटवरलाल 1996 से गायब था और 2009 तक उसकी उम्र लगभग 97 वर्ष हो चुकी थी। इसलिए अदालत ने यह मान लिया कि अब उसके जिंदा होने की पॉसिबिलिटी न के बराबर है। इसी सोच के साथ सभी पेंडिंग पड़े मामलों को डिसमिस कर दिया गया। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में उसकी मृत्यु की सटीक तारीख आज भी एक पहेली बनी हुई है, जबकि पुलिस रिकॉर्ड में आज भी वो एक फरार अपराधी के रूप में ही दर्ज है। लेकिन नटवरलाल के गांव में उसे एक हीरो या रॉबिन हुड की तरह देखा जाता है, जहां उसके पुराने घर की जगह गांव वालों ने उसका एक स्टैच्यू भी बनाया है, जो ये दिखाता है कि गांव वाले नटवरलाल का कितना ज्यादा सम्मान करते हैं। ऐसे ही एक बार एक रिपोर्टर उस गांव में इंटरव्यू लेने के लिए गया था। तब उसने नटवरलाल को लेकर कुछ अपशब्द बोल दिया, जिस पर गांव वाले भड़क गए और गुस्से भरे अंदाज में कहा कि भाई साहब, थोड़ा इज्जत से नाम लीजिए और उन्हें सिर्फ नटवरलाल नहीं बल्कि मिस्टर नटवरलाल कहकर पुकारिए। जब रिपोर्टर्स ने गांव वालों से नटवरलाल के बारे में सवाल जवाब किए तो उन्होंने बताया कि आखिरी बार वो गांव में 3 गाड़ियों के साथ आया था और उसने जश्न और गरीबों की मदद के लिए एक भव्य भंडारे का आयोजन किया था, जिसमें सभी गांव वालों ने भरपेट खाना खाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, जब वो गांव से वापस जा रहा था तो उसने सब लोगों को 100 रुपए भी दिए थे। भले ही आज के ज़माने में 100 रुपए की कीमत कुछ ना हो, लेकिन उस समय में यही 100 रुपए बहुत बड़ी दौलत की तरह देखे जाते थे। इसलिए 100 रुपए देखकर गांव वालों ने नटवरलाल को खूब दुआएं दी, क्योंकि नटवरलाल अक्सर गांव वालों की मदद करता रहता था और गरीबों के लिए हमेशा खड़ा रहता था। इसलिए गांव में आज भी उसे एक हीरो की तरह सम्मान दिया जाता है। गांव वाले बताते हैं कि उसके बाद नटवरलाल कभी वापस गांव नहीं लौटा, सिर्फ उसकी खबरें ही आती रहीं। 1996 में फरारी के बाद नटवरलाल के साथ क्या हुआ, कहाँ गया, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। लेकिन उसके कारनामों के चर्चे आज भी पूरी दुनिया में होते हैं और उसकी पर्सनैलिटी, चालाकी और अट्रैक्टिव अंदाज से इंस्पायर होकर उस पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, जैसे 1979 में अमिताभ बच्चन की मिस्टर नटवरलाल। हालांकि इस फिल्म की कहानी पूरी तरह से असली नटवरलाल की बायोपिक नहीं है, लेकिन इसका मुख्य किरदार और टाइटल असली नटवरलाल से ही प्रेरित था। फिल्म में अमिताभ बच्चन का किरदार भी अमीरों को ठग कर गरीबों की मदद करने वाले एक रॉबिन हुड की तरह दिखाया गया है। इसके अलावा 2014 में आई इमरान हाशमी की राजा नटवरलाल, 2024 में कन्नड़ मूवी मिस्टर नटवरलाल और 2005 में बंटी और बबली में जो ताजमहल बेचने वाला सीन है, वो भी नटवरलाल के असली कारनामे से ही इंस्पायर था। इसलिए आज भी लोग नटवरलाल के किस्सों को बड़ी दिलचस्पी से सुनते हैं।
और 1979 की मिस्टर नटवरलाल के बारे में तो खुद नटवरलाल को भी पता था। और एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि उसने ये फिल्म देखी है तो उसने बड़े गर्व से कहा कि जब फिल्म का असली हीरो मैं हूं तो अपनी कहानी क्यों देखने जाऊं। उसका यही अंदाज आज भी लोगों को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है और दुनिया उसे ठग ऑफ हिंदुस्तान के नाम से जानती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आपको ये रियल स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल खोलकर इसे प्यार दीजिए, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारा यूट्यूब मेंबर बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी शानदार वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।